बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको मैंने दो लेक्चर में डिवाइड किया है। पहले लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज़ वगैरह को देखेंगे और उनमें मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ एनर्जी फ्रीक्वेंसी इनका रिलेशन सब देख रहे होंगे और डिफरेंट ट्रांजिशन और कुछ एमसीक्यूज जो होंगे वो हम साथ साथ सॉल्व करेंगे और हम पढ़ेंगे ये इनको दो लेक्चर्स में। पहले में मैंने बता दिया कि क्या कंटेंट है, दूसरे वाले में होगा वो आपका बोहर्स का मॉडल जिसमें आप एनर्जी लेवल्स, रेडियस, उनमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनका आपस में रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम और इस तरह की सब चीज़ें देख रहे होंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये सब होगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल सीरीज और एमसीक्यूज कुछ और कुछ मोटी मोटे असूल, और ये है इस लेक्चर का कंटेंट। तो शुरू कर लेते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे चैप्टर का नाम है। तो भाई ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या? द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम होता है और इसकी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। डन हो गया। और ये एक इन्फॉर्मेशन सी है साइड बॉक्स की कि हीलियम वाज आइडेंटिफाइड इन द सन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी बिफोर इट वाज डिस्कवर्ड ऑन अर्थ। कि सन में हमने इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, अब एक लाइन जो कि एक एमसीक्यूज बनता है यहाँ से कि वी यूज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर बेटर रिजल्ट। ये यूं एमसीक्यूज बनता है कि एक्चुअल स्पेक्ट्रोमीटर यूजेस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपने स्पेक्ट्रम की टाइप्स पर। ठीक है, स्पेक्ट्रम की कितनी टाइप होती हैं? देखिए, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। डन है। उसके बाद इस लाइन स्पेक्ट्रम की आगे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम है जो कि हम देखेंगे। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपकी जो पीटीबी है उसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ और एग्जांपल लिखी हुई। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूसली वेरिंग वेवलेंथ रेंज। एक वेवलेंथ की रेंज होगी जो कंटिन्यूसली बदल रही होगी, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं होंगी, कंटिन्यूस चेंज होगा, जिसकी वजह से वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। बैंड लाइक नहीं, सॉलिड भी देते हैं, लिक्विड भी देते हैं और हाईली कंप्रेस्ड गैसेज एट हाई टेम्परेचर ये देती हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और एग्जांपल में आप ये जो मोटी मोटी एग्जांपल हैं ये याद कर लें। लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है, लाइट फ्रॉम द सन, फिलामेंट ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब, कैंडल फ्लेम, ये सब होते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की एग्जांपल, ये देते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ठीक हो गया। अब आते हैं लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट ब्राइट लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्साइटेड सोर्स इन एटॉमिक स्टेट। एटॉमिक स्टेट में होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। और इसमें लाइंस आती हैं आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अब ये देखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये होगा कि आपकी जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो यहाँ पर इस तरह डार्क शो होगी। ठीक है, अगेंस्ट लाइट बैकग्राउंड। डन हो गया। और एमिशन स्पेक्ट्रम में ये होगा कि जो आपकी वेवलेंथ एमिट होगी वो यहाँ पर शो होगी, ये वाली लाइट शो होगी अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, बाकी ये केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल से आपको समझाया हुआ है, वहाँ से आप एक दफ़ा दोनों को, एब्जॉर्प्शन और एमिशन को रीड कर लेंगे। ठीक हो गया। मेन बातें मैंने बता दी हैं कि एब्जॉर्प्शन में जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो यहाँ पर इस तरह शो होगी और एमिशन में जो वेवलेंथ एमिट होगी वो यहाँ पर इस तरीके से शो होगी। और इसकी एग्जांपल स्पेक्ट्रा ऑफ द एक्साइटेड हीलियम, मरकरी वेपर्स और एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन गौर करना है, कौन सी हाइड्रोजन? एटॉमिक। यहाँ इससे रिलेटेड एक बात लिखी हुई है, H2 इन मॉलिक्यूलर फॉर्म प्रोड्यूसेस बैंड स्पेक्ट्रम। यानी अगर एटॉमिक हाइड्रोजन हो तो वो लाइन स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो तो वो बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट ब्राइटनेस कंटेनिंग बैंड्स। ऐसे बैंड्स बनेंगे जिसमें वो ब्राइट बैंड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा बैंड स्पेक्ट्रम। कौन कौन देता है? प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेड सोर्स इन मॉलिक्यूलर स्टेट। मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा तो बैंड स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्टेट में होगा तो लाइन स्पेक्ट्रम। ये डिफरेंस याद रखना है। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं तो ये बैंड स्पेक्ट्रा देंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने इस थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल उसके ऊपर। ये मैंने बता दिया था कि एक्चुअल जो होता है स्पेक्ट्रोमीटर
वो यूज़ करता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को बेटर रिजल्ट्स के लिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ये लाइट का सोर्स था, ठीक है, ये स्लिट में से पास कर रहा है, उसके बाद ये प्रिज्म में से गुजर रहा है जिससे डिस्पर्शन हो रही है। और अब ये आपकी बुक की ही डायग्राम है, सेम एग्जैक्ट मैंने ड्रॉ की है। अब देखेंगे रेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ब्लू ग्रीन सबसे उसके बाद, और फिर ब्लू और वायलेट। आपको पता है ना विजिबल वाले का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है विबगयोर, ठीक है, ये होता है। और यहाँ रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम। अब देखो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी तो ये सबसे कम बेंड हुआ है, यानी वेवलेंथ ज़्यादा बेंडिंग कम, वेवलेंथ ज़्यादा बेंडिंग कम। डन हो गया, मतलब कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। ऐसी वेवलेंथ जो कि ज़्यादा हो बाकियों से वो कम बैंड होती है, मतलब रेड कम बैंड होगा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, इस तरह करके। यानी वायलेट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी जो कि दिख रहा है, ठीक है। ग्रीन की बेंडिंग ब्लू से कम थी क्योंकि ग्रीन की वेवलेंथ ज़्यादा थी तो ग्रीन की बेंडिंग कम थी, ठीक है। ब्लू की बेंडिंग ग्रीन की निस्बत ज़्यादा थी, ठीक है। वायलेट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा थी क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है इनकी निस्बत, ठीक हो गया। तो यहाँ से पता चला कि शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो ज़्यादा बेंडिंग होगी, शॉर्टर वेवलेंथ वायलेट की थी, इसकी बेंडिंग ज़्यादा हुई, ठीक है। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग, ये भी समझ आ गया। अब फॉर विजिबल क्या होता है कि जो आपके पास है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये वाला क्यों होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट बेंडिंग शो करती है। वो होता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो इन सब के लिए, इस ये जो ग्लास था, ये ग्लास था हमारे पास, ठीक है, इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट था, सेम नहीं था। अगर सेम होता तो ये इस तरह बिखरती नहीं, ठीक है, डिस्पर्स ना होती, ठीक है। तो ये है डिस्पर्शन की वजह से। और इस ग्लास की नेचर इस तरह की है कि ये डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखता है हर चीज़ के लिए, हर कलर के लिए, ठीक है। तो अब वो रिलेशन ये है जिसको हमने बोला डिस्पर्शन रिलेशन, वो ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वेवलेंथ ज़्यादा रेड की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, इसकी बेंडिंग भी कम थी, ठीक है। तो ये होता है डिस्पर्शन रिलेशन। और वेवलेंथ कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वेवलेंथ वायलेट की कम थी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सब लाइट ही है ना, ये सब लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वैक्यूम में स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम में स्पीड, और मीडियम में जो स्पीड है वो हमेशा कम होगी वैक्यूम वाली से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आप ये रेशियो लोगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये मतलब हुआ कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जिस तरह ये रेड ब्लू ग्रीन वगैरह, वो किसी मीडियम में इंटर होने पर अपनी इस वैक्यूम वाली स्पीड से कितनी स्पीड कम करती हैं। सपोज कर लें, मैं कह देता हूँ कि अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, उसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी वैक्यूम में स्पीड C है, तो अगर ऐसे मीडियम में ये लाइट जाती है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो ये स्पीड जो है वो हाफ हो जाएगी। वो स्पीड आपके पास होती थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हाफ हो जाएगी उसका, वो हो जाएगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर किसी ऐसा मीडियम में गई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हुआ, ठीक है। समझ आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। और वेवलेंथ ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वेवलेंथ ज़्यादा थी इसकी तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम है। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि इधर लिखा हुआ है मैंने, वो हम सॉल्व कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर स्पीड इन ग्लास। ग्रेटर स्पीड इन ग्लास, मैंने बोला ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि स्पीड कितना कम होनी है। अगर आप चाहते हो कि स्पीड में जो कमी है वो थोड़ी आए, देखो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, जिस तरह गैमा, यूवी और रेडियो, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे ना, अब वैक्यूम से किसी मीडियम में जाएंगे ना, तो क्या होगा, वैक्यूम से मीडियम पर इंटर होने में इनकी स्पीड जो है ना वो सी जो था हमारे पास उससे तो कम होगी ही। क्या अब हमने ये देखना, क्या अब ये इक्वली कम होगी, मतलब कि अगर किसी मीडियम में ये सब जा रही हैं, ठीक है, एक ही सोर्स है ये,
एक ही सोर्स था इनका, ये सब जा रही हैं, तो अब क्या ऐसा होगा कि मीडियम में इंटर होने पर इनकी स्पीड इक्वली कम होगी? मतलब कि ये तीनों एक ही मीडियम में गई, पहले इनकी स्पीड थी 3 × 10⁸, अब उस मीडियम में इंटर होने के बाद इनकी स्पीड 3 × 10⁸ से तो कम होनी है, लेकिन क्या इन तीनों में इक्वल कमी आएगी? मतलब अगर फर्ज करें इसकी स्पीड 1.5 × 10⁸ हुई है, तो क्या इसकी भी 1.5 × 10⁸ होगी, इसकी भी 1.5 × 10⁸ होगी? नहीं। हाँ, माना कि इन तीनों की स्पीड C से यानी 3 × 10⁸ से तो कम होगी, लेकिन क्या वो आपस में इक्वल होगी, ये हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा मीडियम हो जो कि डिस्पर्सिव हो, डिस्पर्शन करवा दे, जिस तरह के वाटर और ग्लास होता है, तो उस मीडियम में डिस्पर्शन लॉ, डिस्पर्शन रिलेशन लगता है कि जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उनका लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है कि स्पीड में कितनी कमी आएगी। सो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब उसकी मीडियम में एंट्री पर, हाँ माना कि स्पीड कम होगी, लेकिन वो कमी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि मैं समझाता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होने का मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कि स्पीड में कमी तो आएगी, स्पीड में कमी आएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि गैमा रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 था, यूवी के लिए 2 था, और रेडियो वेव्स के लिए वो होगा 1.5। यानी कि अगर गैमा रेज किसी मीडियम में इंटर हो रही हैं तो उनकी स्पीड 3 गुना कम होगी, यूवी की 2 गुना कम होगी, और रेडियो वेव्स की 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। ये मैंने एग्जांपल दी है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कमी आई है, डिक्रीज आया है, वो यूवी में आया, इसमें गैमा में आया, उसके बाद आया यूवी में, और फिर रेडियो वेव्स में। और जो कि ये डिस्पर्शन रिलेशन प्रूव करता है। कैसे कि हमसे उसने पूछा गया है ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर स्पीड के लिए हम चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा हो मतलब कि वेवलेंथ बड़ी हो। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है इन तीनों में से? आपको पता है, वेवलेंथ रेडियो वेव्स की ज़्यादा होती है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से उनकी मीडियम की स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पर रेडियो वेव्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी यूवी की, उसके बाद होगी गैमा की, क्योंकि गैमा की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, फिर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका। यानी कि अगर हम छोटे से बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाएं तो रेडियो वेव सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूवी सबसे मिडल में आएगा, और गैमा सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेगा इन तीनों के कंपैरिजन में। अगर वो किसी डिस्पर्सिव मीडियम जैसे ग्लास और वाटर होते हैं उसमें से गुजर रहा है तो फिर ये डिस्पर्शन रिलेशन लगेगा कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होप सो ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की तरफ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है भाई? ये एक विजिबल और इनविजिबल रीजन्स में लाई करने वाला एक स्पेक्ट्रा है, जो कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों हो सकता है। अगर वो ये स्पेक्ट्रम हम इस टाइम स्टडी कर रहे हों जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर में जाता है तो वो एमिशन होगा, और एब्जॉर्प्शन तब होगा जब वो लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सीरीज लिमिट वेवलेंथ किसको बोलते हैं? ये जनरल टर्म्स वगैरह हैं। मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ, मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब होती है रिलीज? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने सबसे दूर यानी कि मैक्सिमम एनर्जी से किसी ऑर्बिट में आए। ठीक है, हर सीरीज की ये अपनी अपनी सीरीज लिमिट वेवलेंथ होगी। जिस तरह लाइमन, बार्मर, पास्चर, ब्रैकेट, पी फंड, उन तीनों पांचों की ये सीरीज लिमिट वेवलेंथ अपनी अपनी होगी। ये मिनिमम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम एनर्जी, और ये कब होती है? जब आपके पास ट्रांजिशन हो इन्फिनिटी से किसी भी लोअर एनर्जी लेवल पर। वो 1 हो सकता है तो वो लाइमन की हो जाएगी सीरीज लिमिट वेवलेंथ, 2 होगा तो वो बार्मर की सीरीज लिमिट वेवलेंथ हो जाएगी, 3 होगा तो पास्चन की हो जाएगी सीरीज लिमिट वेवलेंथ, और 4 होगा तो ब्रैकेट की, 5 होगा तो पी फंड सीरीज की सीरीज लिमिट वेवलेंथ हो जाएगी अगर ये पी चेंज हुआ तो। और लेकिन एन इनफाइनाइट ही रहेगा सीरीज लिमिट वेवलेंथ के लिए, कि इन्फिनिटी से आएगा लोअर एनर्जी स्टेट्स पर।
हाइड्रोजन फिल होती है डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, हाइड्रोजन डिसोसिएटेड हो जाती है एटॉमिक फॉर्म में, तभी हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अगर वो डिसोसिएट ना होती तो वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती तो वो बैंड स्पेक्ट्रम देती हमें, और ये एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो ईच एंड एवरीथिंग इस पेज पर जो थी वो मैंने डिस्कस कर दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पर। ये सर्कल बनाने में मैं थोड़ा सा कम ही एक्सपर्ट हूँ, इस वजह से ये थोड़े टेढ़े मेढ़े बने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह पूरा मिलेगा। तो अब हम चलते हैं इधर, ये क्या लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन वेवलेंथ दैट एग्जिबिट डेफिनेट रेगुलरिटी, कि किसी भी एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें वेवलेंथ होती हैं जिनमें रेगुलरिटीज़ होती हैं, और इन रेगुलरिटीज़ को हमने ग्रुप्स में अरेंज किया है जिनको हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहते हैं। और ऐसी सच सीरीज़ को जे बामर में 1885 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्टडी किया था, आइडेंटिफाई किया था। दिस सीरीज इज कॉल्ड बामर सीरीज। रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बामर वर एक्सप्रेस्ड 1896 बाय रेडबर्ग, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में, जो कि अब आगे हम टेबल में देखेंगे। और ये क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे, स्पेक्ट्रल सीरीज आइडेंटिफाइड बाय बामर, क्योंकि सबसे पहले उसी ने किया ना 1885 में, तो हम उसी को ही क्रेडिट देंगे कि उसी ने आइडेंटिफाई की। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होके इसको मार्क कर देते हैं, आपने बामर ही चूज करना है। अब हम अपनी सीरीज की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बना के दिखाए हुए हैं एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। सबसे पहला हो गया N1, N2, N3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये 7 एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब इस सबको दिखा के मैं क्या साबित करना चाहता हूँ वही मैं बताने लगा हूँ, मैं क्या साबित करना चाहता हूँ। सबसे पहली सीरीज होगी हमारे पास लाइमन। लाइमन सीरीज तब बनती है जब आपके पास N1 में आए इलेक्ट्रॉन, जहाँ मर्जी से आए, N1 में आए, लेकिन N1 में कहाँ से आ सकता है, N2 से आ सकता है, वो N2 से आया हुआ है इधर, ये पहला एरो। N3 से आ सकता है, ये दूसरा एरो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। N4 से आ रहा है तो ये नेक्स्ट एरो, सारे एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सातों के सातों से आ रहा है, ठीक है। तो N1 के लिए लोअर नंबर कौन सा हो गया आपके पास, जहां पर लैंडिंग होनी है, वो हो गया 1। और एक्साइटेड स्टेट जहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है वो मिनिमम स्टार्ट हो रहा है 2 से, यानी कि सेकंड ऑर्बिट से कम आ सकता है। फर्स्ट से फर्स्ट में तो नहीं आएगा ना, तो कम से कम सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में छलांग लगाएगा तो लाइमन होगा, ठीक हो गया। और लाइमन जो है ये मोस्ट एनर्जेटिक होगी। अगर पहले शेल में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है जहां मर्जी से, इन्फिनिटी से भी जा रहा है, जहां मर्जी से जा रहा है, तो वो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन रिलीज करेगा। ये बात ध्यान में रखें, ठीक है, कि लाइमन वाला फोटोन जहां मर्जी से जाए वो यूवी रेंज में होगा, यानी कि वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा क्योंकि वो पहले शेल में जा रहा है। सो ये एक एमसीक्यू सॉल्व करने की एक जजमेंट भी है कि लाइमन वाला फोटोन हमेशा मोस्ट एनर्जेटिक होगा जिस मर्जी सीरीज से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो हम ये इनका जहाँ पे वो छलांग लगा रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी फाइनल स्टेट होती है, उनको देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा फोटोन एनर्जेटिक है, कौन सा लीस्ट एनर्जेटिक है, किसकी एनर्जी किस ट्रेंड में है। तो ये हो गया लाइमन। अब हम चलते हैं बामर की तरफ। बामर में ये होगा कि N2 में जाएगा हायर एनर्जी स्टेट से, और वो हायर एनर्जी स्टेट्स कोई भी हो सकती हैं जिस तरह वहाँ पे थी इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। इसकी मोटी बात यह है कि ये विजिबल रीजन में होती है, और इसकी एक इंपॉर्टेंट बात कि लिमिटिंग लाइन जो होती है वो बामर सीरीज की वो यूवी में होती है। अब वो लिमिटिंग लाइन क्या होती है, वो वही होती है कि इनफाइनाइट से जब सेकंड में जंप करेगा कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब इन्फिनिटी से सेकंड में आएगा, तो फिर आपके पास जो है लिमिटिंग लाइन रिलीज होती है, और वो लिमिटिंग लाइन यूवी रीजन में लाई करती है। मतलब कि वो लिमिटिंग लाइन का गैप, एनर्जी गैप इतना सफिशिएंट होता है कि वो यूवी में लाई करती है। और यही एक एमसीक्यूज बनता है जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता और वो गलत कर देते हैं, तो वो विजिबल ही मार्क कर देते हैं क्योंकि वो बामर देखते हैं सिर्फ। अब आते हैं पास्चन पे। पास्चन में हाँ जी बच्चों, तो हम पास्चन पे देखिए, पास्चन में जो आपकी लोअर एनर्जी स्टेट है वो कम से कम 3 होगी, और चौथे ऑर्बिट से जंप होगा कम से कम, फिर आगे चौथे से इन्फिनिटी तक जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट से, उससे नीचे से चौथे से ऊपर जितने भी ऑर्बिट्स हैं या इन्फिनिटी है, अगर वहाँ से थर्ड ऑर्बिट में जंप हुआ तो वो पास्चन सीरीज होगी जो कि इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और इसी तरह अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में जंप होता है तो वो ब्रैकेट हो जाती है, वो भी इंफ्रारेड रीजन में होती है। और सिमिलरली पी फंड सीरीज भी इंफ्रारेड में है, लेकिन यहाँ पे
5वें ऑर्बिट में जंप होगा हायर एनर्जी स्टेट से। वो इनफाइनाइट भी हो सकती हैं और जो भी ऊपर वाली हायर एनर्जी स्टेट्स हैं। सो ये हो गई हमारी सीरीज़ और मोटी मोटी बातें इनकी। अब हम आगे इस डिटेल में करेंगे इनको, जहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ आपको ये MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम एनर्जी फोटोन रिलीज। ओके, अब सीरीज का कंपैरिजन कर रहा है। इस MCQs को सॉल्व करने के लिए हम ये ऑर्डर देखेंगे कि लाइमन वाला जो है उसमें एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होगा। आपको पता है कि पहले और दूसरे शेल में एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा होता है। ये कल मैं जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में कल कह रहा हूँ मैं, ये जब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा बोहर का मॉडल, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एनर्जी गैप कैसे रिलेट करता है। फिलहाल इतना याद रखें कि पहले दो में सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। ठीक है, सो अगर कोई फोटोन N1 में जा रहा है, इसका मतलब उनकी यही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये मैं बाद में समझाता हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से N1 में जा रहा है, इसका मतलब उसका जो रिलीज किया हुआ फोटोन होगा, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो सबसे ज़्यादा करेगा। मतलब कि कम से कम लाइमन सीरीज में सबसे कम एनर्जेटिक फोटोन कब रिलीज होता है? जब वो N2 से N1 में जंप करता है, तो लाइमन सीरीज का सबसे हल्का, सबसे माठा, सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होता है। और लाइमन सीरीज का सबसे तगड़ा फोटोन कब रिलीज होता है, मैक्सिमम एनर्जी वाला? वो जब इन्फिनिटी से N1 में आता है। सो अब हम ना लाइमन के सबसे माठे, सबसे कम एनर्जी वाले फोटोन का कंपैरिजन करते हैं बाकियों के सबसे स्ट्रॉन्ग और तगड़े फोटोन से। कि लाइमन का जो छोटा सबसे हल्का एनर्जी का फोटोन होगा वो N2 से N1 में ट्रांजिशन से आएगा, उसकी भी एनर्जी बाकी सब के तगड़े सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन से भी ज़्यादा होगी। मतलब बामर सीरीज का अगर मैं कहूँ फोटोन, वो इनफाइनाइट से सेकेंड ऑर्बिट में आता है, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी लाइमन के सबसे माठे, सबसे कम एनर्जी वाले, जो कि N2 से N1 में ट्रांजिशन से आता है, उससे भी कम एनर्जी रखता होगा बामर का सबसे अच्छा एनर्जेटिक फोटोन, जो कि इनफाइनाइट से N2 में ट्रांजिशन से आता है। मतलब कि इस वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी जो कि N2 से N1 में जाने से आ रहा है, और इस वाले की एनर्जी जो कि इनफाइनाइट से N2 में जाने से आ रहा है उसकी कम होगी। इसी तरीके से ये लाइमन का हम सबसे छोटा फोटोन, सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन, उसका छोटे से मुराद मैं उसकी एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि उसकी एनर्जी छोटी है, उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो साइज में छोटा होगा। ठीक है, तो लाइमन सीरीज का जो सबसे हल्का फोटोन होगा, सबसे कम एनर्जी वाला, वो इन सब के स्ट्रोंगेस्ट यानी कि ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन से भी ज़्यादा स्ट्रोंग है। मतलब कि लाइमन सीरीज के घर का जो सबसे छोटा बेटा है ना, वो इन सब के बड़े बेटों से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो इनके बड़े बेटों से भी ज़्यादा पैसे कमाता है, लाइमन सीरीज़ का छोटा बेटा। ठीक है, तो इसका छोटा बेटा ही इतना ताकतवर है, तो इसका बड़ा बेटा तो इन सब का बाप होगा ना, वो तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रखता होगा। यानी कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन अगर पूछा जाए आपसे कभी इन चारों पांचों सीरीज में, तो वो कौन सा होगा? वो सबसे पहली बात वो होगा लाइमन सीरीज, यानी लाइमन वाले खानदान का। अब लाइमन में भी कंपैरिजन है, लाइमन में क्या उसका N2 से N1 वाला या इनफाइनाइट से N1 वाला? इनफाइनाइट से N1 वाला, क्योंकि वो इस खानदान का सबसे बड़ा बेटा है, उसकी तनख्वाह, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस घर के, इस लाइमन वाले घर के सबसे छोटे फोटोन, जिसकी इस खानदान में सबसे कम तनख्वाह है, उसकी सबसे कम एनर्जी है, उसका कंपैरिजन किया इन बाकी सब खानदानों से। तो देखा कि ये इसका छोटा बेटा, जिसकी सबसे कम तनख्वाह थी, जब सबसे कम एनर्जी थी, वो फिर भी इतनी तनख्वाह, इतनी एनर्जी रखता है कि वो इन सब से ज़्यादा है। मतलब इन सब के तगड़े से तगड़े अच्छे बेटे, बड़े बेटे, जिनके एनर्जी डिफरेंस है, उन सब से ज़्यादा रखता है ये लाइमन का सबसे छोटा बेटा, जो घर का सबसे निकम्मा है, वो फिर भी इनसे ज़्यादा अच्छा है। समझ आ रही है? ये समझाना चाह रहा हूँ, ये मैंने एग्जांपल से समझाया। तो देखें, लाइमन वाले का सबसे ज़्यादा एनर्जी रखता होगा, फिर बामर है, फिर पास्टन है, फिर ब्रैकेट, फिर वी फंड। अब इसको मैं दूसरे तरीके से जस्टिफाई करता हूँ। लाइमन का यूवी है, यूवी रीजन में है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट में। बामर विजिबल में है, ये सब इंफ्रारेड में है, और इंफ्रारेड में भी ये यूं कम होती जाएंगी। मतलब कि लाइमन का यूवी में है एनर्जेटिक फोटोन, इसका विजिबल में है, यानी कि एनर्जी यूवी से विजिबल में गए तो एनर्जी कम हो जाती है। आपको पता है कि रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर आपके पास रेडियो वेव्स के बाद आ जाती हैं माइक्रोवेव्स, फिर आ जाती हैं इंफ्रारेड, फिर आ जाती हैं विजिबल,
और फिर आ जाती हैं अल्ट्रा वायलेट, फिर आ जाती हैं एक्सरे, और फिर आ जाते हैं गैमा रेज। ये ऑर्डर है। तो अब रेडियो से गैमा तक एनर्जी बढ़ती है, यानी रेडियो वेव की सबसे कम एनर्जी होती है। अब देखा आपने कि विजिबल जो कि यूवी से ऊपर थी, इसका मतलब विजिबल की एनर्जी कम होती है, यूवी की ज्यादा होती है। तो यूवी है लाइमन की, तो लाइमन की एनर्जी ज्यादा है। बामर की विजिबल है तो इसकी लाइमन से तो कम होगी, ठीक है। फिर इंफ्रारेड है उन सब की, तो उनका भी इसी तरह ऑर्डर है कि लाइमन से अगर पी फंड तक जाओगे तो एनर्जी कम होगी, ठीक हो। एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ, एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और वेवलेंथ बढ़ेगी। सॉरी मैं कह गया पहले कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि लाइमन से पी फंड की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। आगे ये टेबल में देख लेंगे कि वेवलेंथ कैसे बढ़ती चली जाती है। सो अब इस एमसीक्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम एनर्जी फोटोन रिलीज। सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन कहाँ रिलीज हो सकता है, तो वो भाई होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो है इधर देखें ऑर्डर पी फंड सीरीज में लाई कर रहे हैं। तो अब यहां से ये समझ आया कि लाइमन वाला फोटोन एनर्जेटिक होता है कि अगर मैं डिफरेंट पी की वैल्यू लिख दूं, मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी से जा रहा हो, मुझे नहीं पता, मैं ये कंपेयर करवा रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी उठ के पहले में जा रहा है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से उठ के दूसरे में जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से उठ के तीसरे शेल में जा रहा है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन फोटोन रिलीज करेगा। तो भाई जो N1 में जा रहा है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक करेगा, उसके बाद N2 वाला करेगा, उसके बाद N3 वाला करेगा। यानी कि एनर्जी सबसे ज़्यादा किस फोटोन की होगी, उस फोटोन की जो कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहीं और से N1 में उस वजह से रिलीज हुआ है। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मुंह उठा के अगर N1 में आता है, उसकी वजह से जो फोटोन रिलीज होगा वो मोस्ट एनर्जेटिक होगा बाकियों की निस्बत। फिर उसके बाद 2 वाले का होगा, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। यानी कि N1 से N5 की तरफ अगर जाओगे, यानी लाइमन से पी फंड की तरफ जाओगे, तो आपके पास जो रिलीज फोटोन है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। सिंपल। तो इसका आंसर हो गया मिनिमम एनर्जी फोटोन पी फंड में होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर मैंने आपके लिए टेबल ड्रॉ किया हुआ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। सो ये है वो इन्फॉर्मेशन जो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वेवलेंथ तो अब जल्दी जल्दी से करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, तकरीबन 35-40 मिनट की बनेगी, तो आप लोग लेंगे ये लेक्चर, 2 लेक्चर्स में आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमेशा के लिए खत्म, एमडी कैट के लिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर। वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, वो भाई देखो रेडबर्ग ने कैलकुलेट की थी, ठीक है। उसके बाद अब ये देखेंगे फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH 1 - p²। p² होता है लो एनर्जी स्टेट, जो कि ये लिखा हुआ है P इज इक्वल टू लो एनर्जी स्टेट और N इज इक्वल टू हाई एनर्जी स्टेट। तो ये फॉर्मूला है। और वेवलेंथ के लिए सीधा अगर इसको इन्वर्ट करेंगे तो इस तरह की शेप बन जाएगी इसकी, NP² N² - p² इंटू RH। और RH क्या होता है, ये रेडबर्ग कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू ये है। इसके बस एक चीज़ पे गौर करना है कि इसके यूनिट कौन से हैं। इसके यूनिट है पर मीटर यूनिट है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वेवलेंथ के इनवर्स यानी यूनिट रखता है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, इसका है पर मीटर, और वेव नंबर जैसे सिमिलर यूनिट रखता है ये रेडबर्ग कांस्टेंट। डन हो गया। अब हम आते हैं किसकी तरफ, इसकी तरफ। C इज इक्वल टू एफ लेमडा, V इज इक्वल टू एफ लेमडा वाली इक्वेशन से निकाला, लेमडा की वैल्यू हमने निकाल ली, वो होती है C/F। अब हम ये पुट करके फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। सो ये हमने पुट किया इधर इस वाले फॉर्मूला में, सेम यही फॉर्मूला था ना, बस इसमें हमने लेमडा की वैल्यू पुट कर दी, ये C/F पुट की, तो इक्वेशन ये बन गई। अब C को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, C को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, RH की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁴ 1.09 थी ना, इस 09 को राउंड ऑफ करके मैंने 1.1 कर लिया, 1.1 इंटू 10⁻⁷ थी। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 10⁻⁶, वही मैंने लिखा 11 इंटू 10⁻⁶, और फिर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3.3 इंटू 10⁻15। ये आ गया फ्रीक्वेंसी का मेरे पास फॉर्मूला। इससे यूज करके मैं फ्रीक्वेंसी पता लगा सकता हूँ किसी भी सीरीज की। ठीक हो गया। अब ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, अब ये आप लोग जज कर सकते हैं कि 1/λ RH और 1/1 का स्क्वायर। अब ये क्या था 1, ये P था, P की जगह पे मैंने 1 लिखा, यानी कि लो एनर्जी स्टेट में ले रहा हूँ 1। तो आप लोगों को अभी बताया कि जब 1 में आए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन तो वो होती है कौन सी सीरीज, लाइमन। तो ये लाइमन सीरीज है पहली बात, तो ये होगी लाइमन है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उसकी
उसकी सीरीज लिमिटिंग वेवलेंथ की बात हो रही है, उसकी मिनिमम वेवलेंथ की बात हो रही है, उसकी मैक्सिमम एनर्जी की बात हो रही है, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो ये लाइमन की मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है, और वो आती है 91 नैनोमीटर, ठीक है। ये सॉल्व करके इस तरह आएगा आंसर और ये 91 नैनोमीटर बन जाएगा। अब हम आते हैं थोड़ी सी और बातों की तरफ। मैक्सिमम वेवलेंथ के इसी को मैक्सिमम वेवलेंथ कब रिलीज होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ तब होती है जब आपके पास ये जो P है ना, ये जो N है, ये N इज इक्वल टू P+1 हो। मतलब कि आपके पास ये जब नेक्स्ट ही शेल से, मतलब कि फर्ज कर लें आपके पास ये लाइमन सीरीज है तो P हो जाएगा 1। अगर मैं चाहता हूं कि लाइमन की मैक्सिमम वेवलेंथ लाऊं तो मुझे यहाँ पे N को 2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 + 1 P+1 2 हो जाएगा, यानी N 2 होना चाहिए। यानी कि जस्ट नेक्स्ट शेल से आपके पास ट्रांजिशन होनी चाहिए। जब जस्ट नेक्स्ट शेल से ट्रांजिशन होगी तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा बनिस्बत के वो इनफाइनाइट से उठ के आए या किसी और हाई एनर्जी से ऑर्बिट से आए। तो जो नेक्स्ट शेल से जस्ट नेक्स्ट शेल से अगर ट्रांजिशन हो तो आपके पास मिनिमम वेवलेंथ रिलीज होती है। मिनिमम वेवलेंथ होगी तो फिर क्या होगा आपके पास, जब मिनिमम वेवलेंथ होगी तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी यहाँ पर आप पुट करेंगे n की जगह पे P+1। जब P+1 पुट किया ना, P+1, तो उसका स्केयर बन जाएगा टोटल। तो फिर ये फॉर्मूला इस तरह आ जाएगा। जब आप LCM ले लेंगे तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगी मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो आप अगर n की जगह पे P+1 पुट करें तो आपके पास जब जस्ट नेक्स्ट शेल से आएगा तो उनमें एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो आपको मिल जाएगी। जब मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी तो वो फॉर्मूला इस तरह की शेप इख्तियार कर लेगा। इसको यूज़ करते हुए आप किसी भी सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ पता लगा सकते हैं। और मैक्सिमम वेवलेंथ तब होती है जब n = P+1 हो, कि आप जस्ट नेक्स्ट शेल से आपके पास ट्रांजिशन हो रही हो। उस वक्त फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है फोटोन की और एनर्जी भी मिनिमम होती है जो फोटोन रिलीज हो रहा है। और मिनिमम वेवलेंथ के लिए आपके पास मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस तब आएगा जब इनफाइनाइट से n = इनफाइनाइट हो और P कोई भी सीरीज हो। अगर सीरीज लाइमन हुई तो ये 1 हो जाएगा, बामर हुई तो 2, और रिस्पेक्टिवली एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया P² / RH। ये RH 1/RH की वैल्यू इधर ही पड़ी थी, वो होती है 91 नैनोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 1/RH की जगह 91 नैनोमीटर लिख दूँ और साथ P² से मल्टीप्लाई कर दूँ। इस तरह भी तो कर सकता हूँ, हाँ मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो ये मिनिमम वेवलेंथ का बन गया शॉर्टकट, ठीक है। अब हम इनकी रेशियो ले लें तो ये आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम टू मिनिमम। ये गौर करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम टू मैक्सिमम पूछा है तो इसका इन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम पूछा है तो यही फॉर्मूला रहेगा। ये हमने इनकी रेशियो ली तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रल लाइन कितनी रिलीज होती हैं। उसके लिए जनरल फॉर्मूला, अगर वो n से p में आ रहा है और p आपको नहीं पता तो आप n - P+1 / 2, ये P कोई भी वैल्यू रख सकता है फिर, ठीक है। P 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। यहाँ ये जनरल फॉर्मूला है, रिकमेंड करूँगा यही याद करें, बस नीचे वाले को छोड़ें, यही याद कर लें, एक सब पे यही अप्लाई करना। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट और मज़ीद करना है तो अगर आपके पास एनर्जी लेवल 1 हो, मतलब कि 1 में ट्रांजिशन हो रही हो कहीं से भी, तो फिर फॉर्मूला ये बन जाता है n × n - 1 / 2। फिर सिंपली क्या होगा, P की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। P की जगह पे 1 पुट करेंगे, यहाँ भी, यहाँ हो जाएगा n - 1, यहाँ हो जाएगा n - 1 + 1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे तो n × n - 1 / 2, वही ये लिखा हुआ है। तो एक यही याद कर लें बस, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ कि आपके पास अगर nth एक्साइटेड स्टेट होना तो स्टेट नंबर, वो ऑर्बिट नंबर आपको पता चल जाएगा। मैं कहूँ अगर मेरे पास दूसरी एक्साइटेड स्टेट है तो मेरे पास ऑर्बिट नंबर क्या होगा। देखो, फर्स्ट तो होगी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट। मैं कहूँ मेरे पास फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो मेरे पास ऑर्बिट नंबर क्या होगा उस एक्साइटेड स्टेट का, 6 होगा। मैं कहूँ मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो मेरे पास उसका ऑर्बिट नंबर क्या होगा, 2 होगा। यानी एक्साइटेड स्टेट को मैं +1 कर दूं तो मेरे पास स्टेट नंबर या ऑर्बिट नंबर आ जाता है। मैं लिखूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो मेरे पास थर्ड स्टेट नंबर आ जाएगा। मैं लिखूं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो मेरे पास फिफ्थ ऑर्बिट आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब हम आते हैं लेंथ ऑफ द वर्टिकल ट्रांजिशन लाइंस, यानी एनर्जी, सिंपल एनर्जी भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी डील कर सकते हैं और वेवलेंथ को भी, तीनों चारों पॉइंट देख सकते हैं हम। अब देखो के अल्फा कब होती है, जब के में एल से आए इलेक्ट्रॉन तो के अल्फा वाला फोटोन रिलीज होता है। अगर आपके पास के में ही ट्रांजिशन हो लेकिन एम से हो तो के बीटा रिलीज होता है, और अगर एल में एम से हो, यानी कि अगर आपके पास ना किसी भी ऑर्बिट में जस्ट नेक्स्ट वाले ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो तो आपके पास अल्फा रिलीज होता है, अगर उससे भी अगले ऑर्बिट में से ट्रांजिशन हो तो आपके पास बीटा वाला रिलीज होता है। तो एल में उससे जस्ट नेक्स्ट वाले से ट्रांजिशन हो रही है तो एल अल्फा हो जाएगा, अगर एम वाले में जस्ट नेक्स्ट वाले से के एल एम एन, यानी एम में अगर एन से ट्रांजिशन हो, एन से एम में आए तो आपके पास एम अल्फा फोटोन रिलीज होगा। इसी तरह यहाँ पे के अल्फा रिलीज हुआ क्योंकि के से एल से के में आया, और अब एम से के में आया तो के बीटा रिलीज हुआ, और एम से एल में आएगा तो एल अल्फा रिलीज होगा। अब ये देखो के बीटा ये इतनी लेंथ रखता है, के अल्फा इतनी रखता है और ये इतनी रखता है। अगर मैं एल अल्फा और के अल्फा इन दोनों को सम कर लूं, इन दोनों की लेंथ को, तो के बीटा की लेंथ आ जाएगी ना, आ जाएगी। सो के बीटा की एनर्जी, ठीक है, वो इन दोनों की एनर्जी, इसकी और इसकी एनर्जी का सम के बराबर है, वही यहाँ लिखा हुआ है भाई। ये तो ये वाला कि के बीटा की एनर्जी, के बीटा ये था इसका एनर्जी, के अल्फा और एल अल्फा की एनर्जी के सम के बराबर, एल अल्फा की एनर्जी और इसके एनर्जी के सम के बराबर। फ्रीक्वेंसी का भी सेम, अल्फा अल्फा वाले की फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर बीटा की फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, ये आप इस तरह से ड्रा करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब एन से पी में जा रहा है तो कितनी एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा, जितना उन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है, ई एन माइनस ई पी। ठीक है, ये सिंपल बात। अब ये वेवलेंथ का लिखा हुआ है, आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे आपने वेवलेंथ वाला फॉर्म पुट की है तो वो इनवर्स में आ जाएगी, के बीटा वाली, के अल्फा और के अल्फा वाली, बस 1/, के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल बात हो गई। अब इसमें क्या है कि आपने इस वाले फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला बना लिया। कैसे, E = hc ओवर लैम्डा होता है, वो hc सब में कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ लैम्डा बच जाएगा, तो ये इन्वर्स वाली फॉर्म में चला गया फॉर्मूला। सो ये यहाँ पर मोटी बात ये थी, इसमें से MCQs आते हैं, ये फॉर्मूला याद करें। ये वाली देखें कि इनकी लेंथ को किस तरह ऐड करते हैं, और ये एक्साइटेड स्टेट से स्टेट नंबर कैसे करते हैं फाइंड, और ये वाला रेशो पूछ लेता है, और मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ, और ये शॉर्टकट के 1/RH का 91 नैनोमीटर आंसर होता है, और फ्रीक्वेंसी का भी बता दिया। तो ये है आपके पास सीरीज़। अब ये लास्ट चीज़ है जो कि इस लेक्चर की है, वो ये है कि लाइमन सीरीज़ है आपके पास, जो कि अल्ट्रावायलेट रेंज में आती है, बामर विजिबल में, पास्चन इंफ्रारेड में, और ब्रैकेट इंफ्रा और पी फंड भी इंफ्रा। फॉर्मूला इनका वही सिंपल है कि पी की जगह पे 1 आ गया, पी की जगह पे 2 आ गया, पास्चन में पी की जगह पे 3 आ गया, ब्रैकेट में 4 और पी फंड में 5। मतलब कि इनका लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो पी है, वो लाइमन का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है लो एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट 1 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी तक होगी, इसकी हाई 2 से बड़ी होगी इन्फिनिटी तक, 3 से बड़ी होगी इन्फिनिटी तक, 4 से बड़ी होगी इन्फिनिटी तक, 5 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। वही इनकी हाई एनर्जी स्टेट लिखी हुई है। 1 है तो 1 से बड़ी यानी 2 से स्टार्ट होगी, यानी इसकी एक्साइटेड स्टेट 2 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, 3 से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक, 4 से इन्फिनिटी तक, 5 से इन्फिनिटी तक, और सिंपली यहाँ पे 6 से इन्फिनिटी तक। यानी कि अगर मैं ऐसी बात कहूँ आपसे कि आपके पास जो है हायर एनर्जी स्टेट वो 5 है पी फंड के लिए, तो मैं गलत बात कर रहा हूँ। उसके लिए लोअर ही 5 है, तो वो 5 से क्या 5 में ही जंप कर रहा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, लिमिट वेवलेंथ का ये मिनिमम वेवलेंथ जो थी मैक्सिमम एनर्जी को क्रॉसपोंड करती है, जिसको हम सीरीज लिमिट वेवलेंथ भी बोल देते हैं। तो ये मिनिमम वेवलेंथ थी, तो ये इसका फॉर्मूला 1/RH होता है, जो कि हमने देखा पीछे वो 91 नैनोमीटर थी, यानी यहाँ पे उसको एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है बस। और उसका फॉर्मूला हमने देखा था P²/RH। ये P² की जगह पे 1 पुट हुआ, 1 आ गया, इधर भी P² की जगह पे 2 पुट हुआ क्योंकि ये बामर थी, 4 आ गया, 3 से 9, 4 से 16 और 5 से 25 आ गया। ठीक है, तो ये 1/RH का साथ
यहाँ पे आप 4 इंटू 1/RH यानी 4 इंटू 91 नैनोमीटर या 4 इंटू 911 नैनोमीटर करेंगे, ये 911 एंगस्ट्रॉम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। 1/RH की वैल्यू आपको पता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/RH की वैल्यू पता है, 9 से मल्टीप्लाई। 1/RH 16 से मल्टीप्लाई। 1/RH 25 से मल्टीप्लाई। 1/RH की वैल्यू क्या थी, 911 एंगस्ट्रॉम, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। डन हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ। मैक्सिमम वेवलेंथ का पीछे फॉर्मूला देखा जनरल, क्या फॉर्मूला था मैक्सिमम वेवलेंथ का? मैक्सिमम वेवलेंथ का ये फॉर्मूला था सर। तो सर इसी को अप्लाई करते हुए आपने मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल ली, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड इन सब की, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है, बस ये देखना है। मैक्सिमम वेवलेंथ तब होती है जब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस हो, वो तब होता है जब नेक्स्ट शेल, जस्ट नेक्स्ट शेल से आपके पास ट्रांजिशन हो रही हो। लाइमन में कब आएगी, जब दूसरे से पहले में इलेक्ट्रॉन आएगा। बामर में आएगी जब तीसरे से दूसरे में इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें कब आएगी, जब चौथे से तीसरे में आएगा। इसमें पांचवें से चौथे में, छठे से पांचवें में। तो इस तरह से मैक्सिमम वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी। मैक्सिमम टू मिनिमम यही रेशो ले ली है, सिंपल यहीं से ले लें बेशक, कि इसके 4/3 था तो वही 4/3 आ गई, क्योंकि ये मैक्सिमम ऊपर हो गई। 36/5 था, यहाँ पे 36/5 लिखेंगे तो उसकी रेशो आप आसानी से निकाल सकते हैं, या पीछे जनरल फार्मूला आपके साथ शेयर किया, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने मैक्सिमम टू मिनिमम की रेशो ले ली। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैक्सिमम टू मिनिमम रेशो ऑफ द पास्चन सीरीज वो ये है। देखो रेशो ले रहे हो ना, तो RH का तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो अल्फा तो वैसे निकल गया, RH होगा ही नहीं, ठीक है। तो बीटा इसका आंसर कैसे हुआ, मैक्सिमम टू मिनिमम। मैक्सिमम देखें किसकी है ये भला, पास्चन की। तो पास्चन कहाँ है, पास्चन ये रहा। इसकी मैक्सिमम टू मिनिमम देखो, ये थी मैक्सिमम 144/7 RH, ये थी 9/4 RH। तो आप मैक्सिमम टू मिनिमम करेंगे, यानी 144/7 डिवाइडेड बाय 9 RH, 9 डिवाइडेड बाय RH, ठीक है। RH से कैंसिल हो जाएगा, 9 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 144 ऊपर ही रह जाएगा, तो बीटा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आप रेशो इस वाले से फॉर्मूला से भी कर सकते हैं जो पीछे बताया है, और सिंपल इससे रेशो भी ले सकते हैं। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला से हमारी रेशो और आ रही है, तो बेटा इसको हमने सॉल्व नहीं किया, ये हमने वैसे ही बड़ी लिखी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे तो वो दोनों रेशो जो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे वो है 16/7, यानी कि 144/63, वो 16/7, ये दोनों सेम ही बातें हैं, एक दूसरे के इक्वल ही हैं, बस हमने इसको सॉल्व नहीं किया। इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज बन जाएगी। लोवेस्ट स्टेट एंड ऑल एक्साइटेड स्टेट ऑफ लाइमन। लाइमन की लोवेस्ट एनर्जी स्टेट क्या होती है, वो होती है 1, यानी कि लोवेस्ट मतलब कि जहां पे उसने इलेक्ट्रॉन कोई आता है तो वो होती है 1। ऑल एक्साइटेड स्टेट यानी 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो अल्फा ऑप्शन में 1 आ गया, ये गलत हो गई। बीटा ऑप्शन में P भी 2 लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन ठीक है कि इसमें एक्साइटेड स्टेट 2 से स्टार्ट हो रही है और लोएस्ट एनर्जी स्टेट 1 है, तो चार्ली ऑप्शन। लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज लाइज इन यूवी रीजन, सबसे पहले बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज फोटोन ऑफ द लीस्ट मोमेंटा, मैंने अभी बताया पीछे, सबसे कम एनर्जी किस सीरीज की थी, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, यानी कि 5, जिसमें लोअर एनर्जी स्टेट 5 होगी वो थी हमारे पास पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज की इंफ्रारेड में फॉल करती है, तो यहाँ पर P5 है। मैंने ये देखना ही नहीं है, जब इस तरह की बात हो तो इसके ऊपर उंगली रख लो। अब ये देखो कि अल्फा ऑप्शन आएगा बामर सीरीज में, ठीक है, बीटा ऑप्शन आएगा ब्रैकेट सीरीज में, चार्ली किस में आता है, तो चार्ली आता है लाइमन में, ठीक है, क्योंकि उसमें P1 है। डेल्टा आता है पी फंड सीरीज में। अभी पीछे मैंने एक ऑर्डर दिया था, ऑर्डर बताया था कि लाइमन से पी फंड की तरफ एनर्जी कम होती है, तो लाइमन वाला मोस्ट एनर्जेटिक, यानी कि चार्ली वाला ऑप्शन मोस्ट एनर्जेटिक, अल्फा वाला उसके बाद, फिर बीटा वाला, फिर डेल्टा वाला, यानी कि डेल्टा वाले की एनर्जी सबसे कम है। तो फोटोन की एनर्जी और फोटोन का मोमेंटम वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर जिस फोटोन की एनर्जी कम है उसका मोमेंटम भी कम होगा, और यही क्वेश्चन था कि लीस्ट मोमेंटम बताओ, तो आप देखोगे लीस्ट एनर्जी वाला, तो वो पी फंड सीरीज वाला होना चाहिए, जिसके लिए ये P की वैल्यू यानी लोअर एनर्जी स्टेट की वैल्यू 5 होती है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह के एमसीक्यूज को।
अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ। अब यहाँ क्या कर दिया मैंने, लोअर एनर्जी स्टेट को सेम रख दिया। अब मैं एन का टेस्ट दे रहा हूँ कि क्या आपको एन की बुनियाद पर भी देखना आता है। अब ये पी तो है 1, यानी कि सारे के सारे लायमन सीरीज में है। अब मैं एक ही घर के छोटे बड़े वेटों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये सब आ रहे होंगे यूवी की रेंज में। लेकिन अब ये बताओ इन यूवी वालों में भी कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या कौन किसकी वेवलेंथ कैसी होगी। मिनिमम वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम एनर्जी वाला देखना है। सो अब मैं रख लूंगा पी वाले के ऊपर हाथ। मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि N2 N3 N4 N5 और ये जा रहे हैं पहले ऑर्बिट में। तो जहां पे n बड़ा होगा, मतलब कि जहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फासला तय कर रहा होगा, उसको ज्यादा एनर्जी डिफरेंस फेस करना पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा। और ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर डेल्टा होना चाहिए कि सबसे दूर यही पड़ता है, सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस इसी इलेक्ट्रॉन को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी यही रिलीज मतलब इसी ट्रांजिशन में रिलीज होगी, उसके बाद इस ट्रांजिशन में होगी एनर्जी। यानी मैं अगर ऑर्डर बनाना चाहूं तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ये होगा, ठीक है। इसको मैं रैंक 1 देता हूं कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा, फिर ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा, फिर ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा और फिर ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा। यानी कि यहां से यहां एनर्जी कम हो रही है। मोस्ट एनर्जेटिक ये है, मोस्ट एनर्जेटिक है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी इस फोटोन की, और इसी फोटोन की मिनिमम वेवलेंथ होगी, इस फोटोन की यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। सो अगर P को सेम रख दिया जाए तो अगर n ज्यादा होगा तो फिर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। और अगर ये भी वेरिएबल हो, ये भी वेरिएबल हो, दोनों ही वेरिएबल हैं, तो सिर्फ ये देखो कि किस में जा रहा है। तो अगर वो लाइमन में जा रहा होगा उसके लिए P जहां छोटा होगा वहां पर उसका एनर्जी ज्यादा होगी, और P जहां बड़ा होगा वहां पर उसकी एनर्जी कम होगी। वो ऑर्डर के हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया था। तो यही था, आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से आपको काफ़ी बातें नई सीखने को मिली होंगी, और अगर आपको मिला हो इसमें से कुछ खास तो मुझे अपने दुआओं में याद रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है, और ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती रहे। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए और बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो और आप अच्छे से डॉक्टर बन के निकलें। आमीन।